नमस्कार, सभी का स्वागत है। और स्वागत आज मैं नहीं, आप वे सभी लोग करेंगे इसका स्वागत जो इस वीडियो में दिए गए विषय और विषय की गंभीरता और गंभीरता के साथ साथ थोड़ा सा अपना अटेंशन यदि दे सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि लाइव चलेगा, आपके सवाल जवाब भी मुझे मिलेंगे और धैर्य के साथ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि देशभक्ति छोड़ दें, लेकिन देशभक्ति और भावना और विज्ञान और तर्क के साथ ही इस वीडियो को पसंद करें और पसंद आने के बाद इसको शेयर करें। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करेंगे और जो लोग किसी वजह से देरी से मुझसे जुड़ पाएंगे तो वह इस मेरे वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये बता दूं कि वीडियो की मुख्य बातें 2 मिनट के बाद शुरू करूंगा। कुछ लोग जुड़ जाएं तो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बातों को पुनः रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। उससे पूर्व मैं भी अपनी सेटिंग वगैरह कर लूँ चीज़ों को लेकर कि आपको अच्छे से अपनी बात तक समझा सकूं और अच्छे से समझाने के साथ ही साथ आपको यह बातें कुछ तार्किक ढंग से मैं आपको बता सकूं, उसका भी पूरा प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ इस बात का भी कि देश की जो सेना है उस सेना का क्या सच है उसकी भी बात करूंगा आपसे, और उन 60 दिनों की भी बात करूंगा इन शॉर्ट तरीके से कि क्या क्या उस समय की चीज़ें रही थी सेना को लेकर, उसकी भी बात करेंगे कारगिल युद्ध के समय में। और साथ ही साथ इसकी भी बात करेंगे कि वर्तमान राजनीतिक सत्ता और वर्तमान राजनीतिक सत्ता के साथ ही साथ देश की जनता ने और खासकर देश की जनता के साथ साथ नीति निर्माताओं ने किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को उसमें शामिल किया है, सेना और पॉलिटिक्स को किस प्रकार उलझा दिया गया है, उसकी भी बात करूंगा। घड़ी में हो गया है समय का 4। अब वीडियो करते हैं शुरू। सभी को मेरा जय हिंद और सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जो भी समझना है जिस भी भाषा भाषी के हैं आप उसको आप समझ सकते हैं। बात करूंगा आपसे विजय दिवस कारगिल ऑफिशियली डेट की भी बात करूंगा, क्या कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी भी बात करूंगा, और आज ही के दिन हमारे देश के पीएम और देश के प्रेसिडेंट ने क्या क्या कहा और किन व्यक्तियों ने क्या क्या टीका टिप्पणी भी की, उसकी भी कुछ बात इसमें की जाएगी। मेरे वीडियो के बाद भी आपको बहुत से लाइव सुनने को मिलेंगे, बहुत से आर्टिकल भी पढ़ने को मिलेंगे जो आज के दिवस के बारे में आपको बताएंगे। मेरी तरह वह भी कुछ ना कुछ नया बताने का प्रयास करेंगे। कारगिल 2 मई 1999। आप चाहें तो डेट्स को नोट करते रहिएगा, एरर चेक मुझे ज़रूर बताइएगा। 2 मई 1999 को लद्दाख के एरिया में, जो एरिया है वहाँ के एक छोटे से गड़रिया जिसे बोलते हैं, भेड़ चराता है, उस गड़रिये ने वहाँ दर्रा का एरिया है, जर्रा जिसे बोलते हैं, 2 पहाड़ियों के बीच के एरिया को बोलते हैं, वहाँ कुछ चहल पहल देखी उस वहाँ के नागरिक ने, गड़रिये ने। उसकी सूचना, ध्यान रखिएगा, 2 मई को उसकी सूचना भारतीय सेना को जो वहाँ तैनात थी उसको प्राप्त होती है कि उस सेना के एरिया में कुछ चहल पहल होती है। उसकी बात वह व्यक्ति करता है और इसकी ऑफिशियली सूचना, या कहें कि ऐसी सूचना जिस पे कोई बिलीव नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के माध्यम से सेना को प्राप्त होती है, लेकिन सेना थोड़ा दरकिनार कर देती है, या कहें कि उस पर इतना गौर नहीं करती है। तो वहां से एक घटना चालू होती है 2 मई के बाद, फिर 10 मई आती है। 10 मई को वह हलचल और तेज हो जाती है, यानी कि जो संख्या में 7 से 10 सिपाही दूसरे मुल्क के हमको दिखते हैं, उनको आप सिपाही भी बोल सकते हैं या उनको आप घुसपैठिया भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान मुल्क के लिए वह पाकिस्तानी सिपाही हैं और हमारे लिए वह घुसपैठिए कह सकते हैं। हम उनको दुश्मन मुल्क का सैनिक भी कह सकते हैं, लेकिन वे सैनिक हैं। पाकिस्तानी सैनिकों का क्या अंजाम हुआ युद्ध के बाद, उसकी भी बात करूंगा आपसे। किस प्रकार पाकिस्तानी सेना का रवैया था अपने शहीद हुए सैनिकों को लेकर, उसकी भी बात करूंगा। और मैं कसाब और अफजल की भी बात करूंगा। चीज़ों को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा, और भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आप घटनाक्रम को समझिए कि इस युद्ध की नौबत क्यों आई। क्या ये युद्ध प्री प्लान था या ये युद्ध समय की डिमांड थी। 1971 का युद्ध आपको याद होगा, पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध की समाप्ति पर बांग्लादेश का जन्म होता है 16 दिसंबर 1971 को। उस युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों मुल्क के बीच में कुछ समझौते हुए थे, कुछ संधियां हुई थी, कुछ ऐसे नीति नियम बनाए गए थे कि युद्ध के नियमों को जो जीता है और जो हारा है दोनों पर ही कुछ कुछ पाबंदियां लगाई गई थी।
1971 में ऐसे नियम बनाए गए थे और साथ ही साथ ये नियम चलते रहे और जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब कुछ और समझौते किए जाते हैं कि शांति की जो स्थिति बनी हुई है उस पर कायम रहें, दोनों मुल्क और विश्व में शांति की स्थापना की जा सके। उन्हीं सबको लेकर 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र भी समझौता के तहत तैयार किया गया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री अर्थात परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में घोषणा पत्र पे समझौते पर साइन किया गया और उसको नाम दिया गया एक घोषणा पत्र को। लेकिन उस घोषणा पत्र के कुछ ही महीनों के बाद पाकिस्तान से घुसपैठ होना शुरू हो गई भारत के अंदर लद्दाख के एरियो से। जी हाँ, उस लद्दाख के एरियो से पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तानी सेना ने भारत के लद्दाख और दर्रे के एरिए से भारत में घुसने का प्रयास ही नहीं किया, वे घुसे भी और पाकिस्तानी सेना ने उसको नाम दिया ऑपरेशन बद्र। जी हाँ, ऑपरेशन बद्र दिया गया और इस ऑपरेशन का मूल उद्देश्य था कि भारत की सेना में और भारत के खासकर धार्मिक क्षेत्रों में उन्माद को फैलाया जा सके और भारत में शांति की स्थिति को भंग किया जा सके। तो उसी क्रम में उसी मई के महीने में यह घुसपैठ भारत में प्रारंभ होती है लद्दाख में दर्रे के एरिए से। याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे कि ऑफिशियली डेट क्या है या अनऑफिशियली डेट क्या है, तो आप सीधा रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर ही बिलीव कीजिएगा, पत्र पत्रिकाओं पर ज्यादा बिलीव मत कीजिएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, भारत का शायद ये पहला युद्ध था जिसकी लाइव रिपोर्टिंग हुई थी। जी हाँ, भारत के इस युद्ध की लाइव रिपोर्टिंग हुई थी और सैकड़ों टीवी चैनलों ने इसकी लाइव रिपोर्टिंग की थी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये कारगिल युद्ध ही था कि युद्ध के मरणोपरांत सैनिक जो शहीद हुए हैं युद्ध में, उनके शवों को उनके घर भेजा गया था तिरंगों में लपेटकर। ये पहला युद्ध था। अगली बात, कारगिल युद्ध में कितने सैनिक शहीद हुए उसकी भी आपको एक संख्या बताऊंगा जो संभावित है और पाकिस्तानी सैनिकों का हाल भी बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा राजनीतिक समीकरण को समझिए आप कि कोई युद्ध होता है या करवाया जाता है, इस चीज को समझिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के साथ जो समझौता किया था उसको तोड़ा और ऑपरेशन बद्र के नाम पर भारत में घुसपैठ की प्रारंभ। और जब आप घुसपैठ करते हैं तो अपने देश की व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए और शांति को बनाए रखने के लिए आपको युद्ध का शास्त्र के आधार पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए युद्ध के विजय दिवस अर्थात 1999 की 26 जुलाई को अटल बिहारी ने कहा था कि हम शांति कायम रखने वाले देश हैं। हमने कभी किसी पर सर्वप्रथम हमला नहीं किया है, लेकिन शांति की स्थापना के लिए यदि हम शस्त्र उठाना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये दुनिया देखेगी कि भारत शांति को बचाए और शांति को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की नीतियों का प्रयोग करता है। और खुली छूट दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। लाल बहादुर शास्त्री के बाद सेना को यदि सबसे ज्यादा छूट मिलती है तो 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में मिलती है। उसके बाद यदि सेना को कहीं अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका मिलता है तो 2018-2019 में मिलता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में रहते हुए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। राजनीतिक समीकरण के साथ साथ आपको थोड़े से उस समय के आर्थिक समीकरण को भी मैं थोड़ा बतलाना चाहूंगा। 1999 की जब हम बात कर रहे होते हैं, याद रखिएगा 8 वर्ष पूर्व 1991 था जब देश में और विश्व के कई देशों के साथ साथ भारत में भी एलपीजी की नीति को लागू किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, मनमोहन सिंह जो उस समय के वित्त मंत्री थे उनकी अध्यक्षता में। क्योंकि जब देश की आर्थिक स्थितियां मजबूत नहीं होती है तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि युद्ध में, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, 62 का युद्ध रहा हो, 71 या 99 का युद्ध रहा हो, जब युद्ध होता है देश में तो देश की आर्थिक स्थितियां बहुत ही लचर अवस्था में रहती हैं, बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। इस बात को भी सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि यह आर्थिक स्थिति कमजोर होने का ही कारण था कि भारत को युद्ध में आर्थिक रूप से बहुत हानि हुई थी।
संख्या भी बताऊंगा आपको, डेटा के साथ बताऊंगा, आप उसको चेक जरूर कीजिएगा आरबीआई की वेबसाइट से, और कितनी संख्या में डेथ हुई उसकी भी बताऊंगा। एक बात और समझ लीजिए, जब आर्थिक स्थिति किसी भी देश की निम्न होती है या लचर होती है, आप सेना को मजबूती प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेना हथियारों के बल पर ही युद्ध लड़ती है। सैनिक में चाहे हौसला कितना ही बुलंद हो, हौसला के साथ साथ यदि हथियार में मजबूती नहीं है, हथियारों की कमी के कारण ही 1962 के युद्ध में हमको पराजय मिलती है। यह भी इतिहास का सच है। यह सेना की मजबूती ही थी कि 18,000 फीट की पहाड़ी पर चढ़कर हमने विजय प्राप्त की। जी हां, भारतीय सेना जमीन पर थी और पाकिस्तानी सेना पहाड़ी के ऊपर थी। आपको पहाड़ी से ऊपर जाना था और गोलीबारी करनी थी, विजय प्राप्त करनी थी। इस चीज को यदि आप दृश्य के रूप में समझना चाहते हैं, 2 फिल्मों को जरूर देखिएगा। एलओसी कारगिल जरूर देखिएगा और लक्ष्य मूवी भी जरूर देखिएगा। आप उस सच को थोड़ा सा समझ पाएंगे कि क्या वो, और ये भी याद रखिए कि एलओसी की जो शूटिंग है वह ओरिजिनल लोकेशन पर हुई है, कारगिल नामक ओरिजिनल लोकेशन पर हुई है, लेह लद्दाख के एरिया में। तो आप उस सीन को, उस परिस्थितियों को भी समझ पाएंगे कि क्या उस समय का समय रहा था, क्योंकि आज से 21 साल पहले की घटना है, जब स्वयं मेरी उम्र 11 वर्ष की थी। मुझे मालूम ही नहीं था कारगिल क्या होता है, युद्ध क्या होती है, सेनाएं क्या होती हैं। इतना जरूर याद है मुझे कि जहां हम रहते थे उस एरिया में छत के ऊपर से प्लेन जाया करते थे, फाइटर जेट जाया करते थे, एक दिन में 3-3 4-4 वाले, लेकिन हमको गंभीरता नहीं पता थी क्यों होती हैं वह घटनाएं। अब मैं थोड़ा सा आपको राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से निकलकर कुछ डेटास के बारे में बताना चाहता हूं। और डेटा से पहले मैं आपको सैनिकों के बारे में बताना चाहता हूं। भारत के लगभग ऑफिशियली डेटा है 550 से अधिक सैनिक शहीद हुए थे। 537 या 547 का डाटा है ऑफिशियली, जिनके शवों को भारत के अलग अलग राज्यों में उनके परिवारों को सौंपा गया और तिरंगे में लपेट कर भेजा गया। इस बात को याद रखिएगा। 1971 और 62 के युद्ध में सैनिक जो शहीद हुए थे उनका दाह संस्कार जरूर हुआ, लेकिन सब घर नहीं आया करता था। लेकिन 99 के युद्ध ही था कि सैनिकों के शवों को घर भेजना प्रारंभ किया गया। एक और ऑफिशियली डेटा है पाकिस्तानी सेना का। पाकिस्तान के लगभग, और ये परवेज मुशर्रफ का दिया हुआ डेटा है कि लगभग 2700 सैनिक शहीद हुए हैं उनके, लेकिन उन 2700 सैनिकों में से केवल और केवल 300 सैनिकों को ही पाकिस्तान ने अपना सैनिक माना और उन्हें स्वीकार किया कि ये हमारे मुल्क के सैनिक हैं। यानी कि जो मुल्क अपने देश के लिए शहीद हुए सैनिकों की शहादत तक को स्वीकार नहीं कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं उस देश की सेना और देश के सेना अध्यक्ष की क्या मानवीयता रही होगी अपने देश के लिए शहीद हुए सैनिकों की। और भारतीय सेना और भारतीय मान्यता देखिए कि पाकिस्तानी वह बाद में है, दुश्मन वह बाद में है, पहले वह युद्ध में शहीद हुआ सैनिक है। पाकिस्तानी सैनिक का भी दाह संस्कार किया गया, सैनिक सम्मान के साथ किया गया। उनके शवों को दफनाया गया यदि वो इस्लाम से संबंध रखते थे, क्योंकि सेना के सिपाही का धर्म नहीं होता है, लेकिन जिन्हें जलाना चाहिए था उन्हें जलाया गया, जिन्हें दफनाना चाहिए था उन्हें दफनाया भी गया। आप सोच रहे होंगे मैं आज इस विषय पर ये लाइव क्यों कर रहा हूं। देश में परिस्थितियां कोरोना की है, देश में इस परिस्थितियां इस समय बिहार की बाढ़ की है, और देश में इस समय परिस्थितियां विश्वविद्यालयों में होने वाली परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं के हाहाकार की है। लेकिन सेना और देश से बड़ा कुछ नहीं होता, इतना मैं मानता हूं। कल मैं फिर एक और लाइव करूंगा, किसी और विषय पर करूंगा, लेकिन आज इस दिन की महत्ता को आप समझिए। और भारतीय सेना को इतनी ताकत दी गई थी इस युद्ध में कि 2 लाख सैनिकों को भेजा गया था युद्ध में शामिल होने के लिए, 2 लाख सैनिकों को। और पाकिस्तान से लगभग 3.5 लाख से अधिक सैनिकों को भेजा गया था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। ये मत समझिए कि भारत में सैनिकों की संख्या कम है या पाकिस्तान में सैनिकों की संख्या ज्यादा है। आपके सैनिकों का हौसला और सैनिकों पर आपकी सत्ताओं का विश्वास कितना ज्यादा है, यह आपको युद्ध में विजय दिलाते हैं। हथियार बेशक आप कम दीजिए सैनिकों को, लेकिन सैनिक को यदि आप पावर देंगे, यदि आप उनको विश्वास देंगे और यदि आप उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि उनके जाने के बाद उनके परिवार की सुरक्षा और देश के नागरिकों जो अंदर रहते हैं, बॉर्डर पर नहीं है, उनकी सुरक्षाएं राज्य और केंद्र सरकारें करेंगी, तो सैनिक
बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पीछे के भय के युद्ध करेगा और आपको विजय भी दिलाएगा। अब थोड़े से नामों की बात कर लेते हैं हम, जो विशेष रूप से, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 550 से अधिक सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा उस जवान की जो भारतीय सेना का सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला सैनिक बनता है। नाम है मंजीत सिंह। मंजीत सिंह, उम्र कितनी है? 18 साल कुछ महीने। यदि हमको खुदीराम बोस जैसा व्यक्ति याद आते हैं, यदि हमको भगत सिंह जैसे शहीद क्रांतिकारी याद आते हैं, तो आपको मंजीत सिंह को भी याद करना पड़ेगा, जो उत्तराखंड के बिलासपुर से रखते हैं संबंध। क्या उम्र होती है? 18 साल कुछ महीने। यदि हम सचिन जैसे व्यक्ति को याद रखते हैं जो क्रिकेट में 16 साल की उम्र में आता है, तो हमको मंजीत सिंह को भी याद रखना पड़ेगा कि 19 साल की उम्र में शहीद होना, और साथ ही साथ शहीद ही नहीं होना, परमवीर चक्र भी हासिल करना सेना का सबसे बड़ा सम्मान होता है, और परमवीर चक्र करना हर सैनिक का एक ख्वाब होता है। और बात करेंगे यदि हम गणपति सिंह ढाका की, जी हाँ, गणपति सिंह ढाका की, जब वे शहीद होते हैं, शहीद होने से पूर्व उनकी गोलियों से छल्ली है उनका शरीर अस्पताल में लाया जाता है युद्ध के समय भी, और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। कहीं पब्लिश होगा, मैं भी खोज रहा हूं, आप भी खोजिएगा। तो पत्रकार सवाल करता है, यदि आप शहीद हो जाते हैं, आपका दाह आप मृत्यु को प्राप्त हो, आपकी इच्छा क्या है? तो ढाका सर बोलते हैं कि मरने से पूर्व कम से कम मैं 10 और पाकिस्तानी सैनिकों के जवान को शहीद मौत के घाट उतारना चाहता हूं, जो मेरी मां की छाती पर पैर रखकर आगे बढ़ रहे हैं, और मरनों उपरांत और मरने से पहले मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि मुझे परमवीर चक्र प्राप्त हो सके। ये सैनिक के शब्द होते हैं। उस सैनिक की जबान पर अपनी बीवी का नाम नहीं होता है, अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं होता है, देश की सुरक्षा का सवाल होता है। उस सैनिक के सम्मान में आज हम क्या कर रहे हैं? अब बात करेंगे उन 21 सालों की, देश के शहीदों के साथ हमने किया है, खासकर हम नागरिकों ने, देश की राजसत्ताओं ने और देश के अर्थतंत्र ने। 60 साल। पुलवामा लगभग आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक भी आपको याद होगी, और आपको यह भी याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अधिकांश एरियो में सेना के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। और आपको ये भी याद होगा, उसी जम्मू कश्मीर में लद्दाख के एरिया में सेना का जवान बंदूक और असले बारूद से सशस्त्र है, लेकिन वहां की जनता उसे लात घूसे मार रही है। 3 वर्ष पहले आपने ये भी देखा होगा। लेकिन वो सैनिक ना ही गन चलाता है, ना ही बैलेट गन चलाता है। सैनिक मजबूर है उस आदेश के लिए कि उसको आदेश दिया गया है, निहत्थे सिपाहियों पर, निहत्थे नागरिकों पर और निहत्थे दूसरे मुल्क के दुश्मनों पर आप हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन वह सैनिक पिटता है, और हमारी राजनेता, हमारे राजसत्ता के लोग सैनिकों के नाम पर राजनीति करते हैं और सैनिक की शहादत पर वोट मांगते हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर के, अपने राज्य स्तर के, अपनी आर्थिक स्थितियों और आर्थिक नीतियों के आधार पर वोट मांगेंगे तो सैनिकों का सम्मान बढ़ेगा, देश का मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन कुछ राज्य सत्ताएं और कुछ केंद्र की सत्ताएं सैनिकों की शहादत पर यदि वोट मांगती है, तो आप समझ लीजिए आप सैनिकों में नफरत पैदा कर रहे हैं। क्योंकि सैनिक, उसके मन में और सैनिक के परिवार के मन में यह सवाल जरूर रहेगा कि उसकी शहादत का लाभ उसके परिवार से ज्यादा देश की राज सत्ताएं उठाती हैं। तो यह 21 सालों में ही देखने को मिला है कि सैनिक को शहीद हुए 3 महीने नहीं होते हैं और सरकार का साला नोटिस आ जाता है। मुंह से गलत निकल जाएगा तो माफ कीजिएगा, सरकार का नोटिस आता है कि अगर सैनिक शहीद हो गया है, ये लीजिए शहादत के कुछ रुपए और खर दीजिए घर को खाली। जब सेना के साथ साथ पुलिस का कोई जवान शहीद होता है, चाहे वे बॉर्डर हो, चाहे हम जैसे दोगले लोगों की रक्षा के लिए होता है, उस सिपाही को भी नोटिस मिलता है कि घर को खाली कर दीजिए, क्वार्टर को खाली कर दीजिए। क्या आपने कभी ये सुना है किसी नेता के मरने के बाद उसके परिवार सरकारी कॉटेज को आप खाली कर दीजिए या सरकारी सुविधाएं अब आपको नहीं मिलेगी? नेताओं को इस मुल्क में बजट का
क्षमा कीजिए गुस्सा है से, देश के बजट का जब 34% पैसा देश की सेनाओं पर नहीं, देश के नेताओं की सैलरी पर खर्च होता है, तब गुस्सा आता है। और देश की सेनाओं के परिवारों पर जो खर्च होता है 0.35% खर्च होता है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये आरबीआई का डेटा है, डिफेंस मिनिस्ट्री का डेटा है, जो उन्होंने जून 2020 में डेटा रिलीज किया। पढ़ सकते हैं, जाके देखिएगा। 0.35% शहीद हुए परिवारों पर खर्च होता है हमारे देश की बजट का। और हम कहते हैं कि देश के जवान और किसान क्यों सुसाइड कर रहे हैं। यह इसी देश में हुआ है, इन्हीं 21 सालों में हुआ है। कहना नहीं चाहिए लेकिन सच है, और सच को छुपाने से आप देश के भविष्य को बदल नहीं सकते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री खड़े होते हैं वाराणसी सीट से, और उसी वाराणसी सीट से 17 सेना के जवान पीएम मोदी के अगेंस्ट खड़े होते हैं लोकसभा चुनाव में। यह भी इसी लोकतंत्र में देखने को मिला, यह भी इसी 21 साल में मिला, सेना के जवान के द्वारा मिला। क्योंकि कारगिल युद्ध के शहादत के जवानों को आप कितना ही श्रद्धांजलि दे लीजिए, लेकिन यदि आप उनको सम्मान नहीं दे सकते हैं, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य के बाद ही वह अधिकार मांगते हैं। सैनिक पहले कर्तव्य का पालन करता है, सिपाही भी पहले कर्तव्य का पालन करता है। और कर्तव्यों को यदि लगता है किसी सिपाही, किसी सैनिक को कि वह अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे तरीके से कर पाया है, उसके बाद ही वह अधिकार की डिमांड करता है। सैनिक बिना हथियार के चाहे वहां मौत के घाट उतर जाए, उसे मंजूर है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए पेट में उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, इज्जत की रोटी चाहिए। यदि आप ये कहते हैं कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों को भोजन मिलना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, तो देश के जवान को भी इज्जत के साथ और संतुष्टिपूर्ण भोजन भी मिलना चाहिए। और जब देश का जवान ये शिकायत करता है, उसके सेना के अंदर शामिल कुछ लोग उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, उसे सेना से बर्खास्त तो नहीं करते लेकिन चार्ज लगा देते हैं। तो मुझे फिर वही चीज याद आती है कोर्ट मार्शल वाले नाटक की। कोर्ट मार्शल वाले नाटक की भी, क्योंकि सेना के उसी जवान की बात सेना का एक पक्ष स्वीकार नहीं करता, लेकिन दूसरा पक्ष स्वीकार भी करता है। और वही सैनिक जब त्रस्त होकर देश की राजनीति में उतरता है वाराणसी से, तब भी उस पर बहुत सी टीका टिप्पणियां होती हैं। अब यही 21 साल है कि पुलवामा में अटैक हुए लोगों ने कहा इतने टन की मात्रा में आरडीएक्स आया, सैकड़ों जवान तो नहीं कहूंगा, लगभग 50 जवान उससे आहत हुए। कहां से आया आरडीएक्स, कौन है जिम्मेदार, कैसे हुई मौत, सरकार आज तक इसका कोई डेटा, कोई प्रमाण नहीं दे पाई। लेकिन जब इस देश में किसी मिनिस्टर की भांजी या भतीजी का पर्स चोरी होता है तो 24 घंटे में प्राप्त कर लिया जाता है। जब इस देश में एक देश का महान नायक, सदी का नायक बोलते हैं, मीडिया ये दिखाता है कि कोरोना पॉजिटिव हो गया है परिवार, मुझे हमदर्दी है, कितने समय वह पुट्टी करने जाते हैं, टट्टी करने जाते हैं, कितनी बार उन्होंने पेशाब किया, जब मीडिया ये दिखाता है तब ये 21 साल के सेना का दर्द है। तब वह दर्द का सामने आता है तो कहती है कि हमें सियाचिन में बैठे हुए -40 डिग्री के टेम्परेचर, हमको जूते नहीं मिलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलती है, लेकिन मीडिया वह नहीं दिखाती है। मीडिया क्या दिखाती है कि साला कौन कितने समय पोटी करने जाता है। और देश के सैनिक ही हैं ये। जब आपके और हमारे बीच में जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हम जैसे ही दोगले लोगों के कारण, तो हमें भीष्म शानी का तमस भी याद आता है। तो उसी सांप्रदायिक माहौल को नियंत्रित करने के लिए ये सैनिक ही होते हैं जो आपके और मेरे बीच में, हमारे बीच में खड़े रहते हैं। देश में वर्तमान में लॉकडाउन है, सभी जानते हैं। महामारी के कारण धार्मिक संस्थानों को सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। किसके द्वारा की गई हैं? नेता खड़े हैं क्या, या छात्र छात्राएं खड़े हैं? कोई नहीं खड़ा है, देश का सैनिक खड़ा है। विजय दिवस 26 जुलाई ही क्यों मनाते हैं हम? सवाल ये भी है। विजय दिवस वह हर दिवस होना चाहिए जब देश का हर जवान शहीद होता है। और वे जवान से मेरा मतलब बॉर्डर का जवान ही नहीं है, बॉर्डर के भीतर का भी जवान है। वह कांस्टेबल भी हो सकता है, तुकाराम जैसा, जो 26/11 में मुंबई में शहीद होता है। और मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूं जो
कसाब और अफजल जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। ये भारतीय अधिकार ही है कि कारगिल में शहीद हुए पाकिस्तानी जवानों को भी इज्जत के साथ जलाता है और दफनाता है। क्योंकि जब परवेज मुशर्रफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 13 जुलाई 2099 को ये कहा था, याद रखिएगा 13 जुलाई 2099 को NIT से आप और PTI से हवाले से बोल रहा हूं, ये कहा था कि जो लोग पकड़े गए हैं, बंदी बनाए गए हैं, पाकिस्तानी सेना से और पाकिस्तान से कोई भी संबंध नहीं है। और ऐसी ही घटना कसाब के पकड़े जाने के बाद कही गई थी कि कसाब तो भारत का नागरिक ही नहीं, यानी कि जो देश अपने मुल्क के लिए शहीद हुए शहीदों को अपना नागरिक ही ना माने, तो समझ सकते हैं उस देश की क्या औकात रही होगी। और जब हम कंपेयर करते हैं भारतीय मीडिया को, भारतीय मीडिया 70% न्यूज़ चैनलों के अंदर पाकिस्तान की डिबेट चलती है। आपको मालूम है क्या है औकात पाकिस्तान की? 375 लाख करोड़ GDP है पाकिस्तान की। कितनी है? 375 लाख करोड़ GDP है पूरे पाकिस्तान की। और भारत की GDP कितनी है मालूम है आपको? 2253 लाख करोड़ रुपए। 2253 लाख करोड़ रुपए की GDP की तुलना हम किससे करते हैं? पाकिस्तान की GDP से करते हैं। जो मुल्क अपने ही मुल्क में आर्थिक कंगाली से परेशान है, कोरोना से परेशान है, वहां की खबरें दिखाइए, जरूर दिखाइए, लेकिन आप ये समझिए आप कंपेयर किससे करते हैं। देश के सैनिक के सिपाही की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं दिखाती है मीडिया? देश के लिए जो शहीद होता है सैनिक, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति का विवरण क्यों नहीं दिखाती है मीडिया? और साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट हो, ऑनलाइन पोर्टल हो, बहुत से यूट्यूबर हो जो आए दिन मेरे जाने के बाद भी और मेरे से पहले भी लाइव कर रहे होंगे, वे देश के शहीद हुए सिपाही के बच्चों की स्थिति क्यों नहीं दिखाते हैं कि उनके बच्चों की स्थिति क्या है जो खासकर पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में? मीडिया ये क्यों नहीं दिखाता है? तो याद रखिए उन 2 लाख जवानों को जो गए थे सेना में, और लगभग 550 लोग होते हैं शहीद। और याद भी रखिएगा उस 18,000 फीट की ऊंचाई को कि सैनिक जमीन से चढ़कर नहीं रेंगता हुआ ऊपर गया था और वहां तिरंगा फहराया गया था। और देश के जवान को जब ये सुनने को मिलता है कि भारतीय सेना साली रेप करती है, भारतीय सेना क्राइम करती है और भारतीय सेना गोली मार देती है, आप किस भारतीय सेना की बात कर रहे हैं? शायद आप भारतीय सेना को नहीं समझते। 3 बार अपनी लाइफ में मैं गया हूं बाघा बॉर्डर पर, कभी मौका मिले तो आप भी जाइएगा, देखिएगा। उस भारतीय सैनिक नहीं, पाकिस्तानी सैनिक नहीं, आप सैनिक के सम्मान को देखिएगा। और जब आप वहां शाम के दृश्य को या सुबह के दृश्य को देखेंगे तो आपको लगेगा कि विश्व में कोई भी मुल्क युद्ध नहीं चाहता है, शांति चाहता है। लेकिन जब आप शांति को भंग करते हैं, शांति पर कोई खतरा मंडराता है, वही बात जो अटल जी ने कही थी, वही बात जो गांधी ने भी कही थी और उनसे सैकड़ों वर्ष पूर्व जो महावीर और बुद्ध ने कही थी कि हम युद्ध नहीं, हम शांति पसंद मुल्क हैं, हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध को चाहते हैं। तो अटल जी ने यही कहा था कि शांति प्रिय जरूर है हम, लेकिन हमारी शांति को कोई कायरता ना समझे, कोई कायरता ना समझे। और यदि जो समझता है हमारी शांति को कायरता, तो हम बंदूक की भाषा भी जानते हैं, हम श्लोक की भाषा भी जानते हैं, हम वासुदेव को भी समझते हैं और साथ ही साथ हम वासुदेव बलवंत फड़के को भी समझते हैं। तो इस फेसबुक लाइव में कुछ डेटा, कुछ विचार मैंने रखे और देश की राजसत्ताओं का भी शर्त से बात रखी। जो नेता शहीद होने पर नेता लोग वोट मांगते हैं उसकी भी बात की। किसी मुल्क विशेष की बात नहीं करूंगा, किसी राज्य विशेष की बात नहीं करूंगा। यही करूंगा आपसे अपील मेरे उन सभी फेसबुक यूजर्स के लिए जो बिना सोचे समझे साइबर क्राइम की धारा 353 का करते हैं उल्लंघन। किसी भी सैनिक की फोटो को आप शेयर मत कीजिए, और यदि आप किसी सैनिक के फोटो को शेयर करते हैं, उसके बैच नंबर को ब्लर करिए, उसकी नेम प्लेट को ब्लर करिए और किस क्षेत्र विशेष की वह फोटो है उसके बैकग्राउंड को इरेज जरूर कीजिए। क्योंकि हर सैनिक की एक आइडेंटिटी होती है और आपकी शेयर की हुई फोटो को केवल आप ही नहीं, विश्व का भी हर मुल्क देख रहा होता है जहां फेसबुक और इंटरनेट कनेक्शन होता है। यानी कि आप के एक शेयर करने के बाद ही आप उस सैनिक की आइडेंटिटी और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर देते हैं। यदि आप किसी सेना के शहीद की शहादत को शेयर करना चाहते हैं,
किसी सम्मान को शेयर करना चाहते हैं तो अपने शब्दों में उसको बयां कीजिए। यदि आप फिर भी उसकी डीपी को, कोई वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताई, जो आइडेंटिटी क्राइस होते हैं, वीपीएन सॉफ्टवेयर के थ्रू आईपी एड्रेस को जो ट्रेस नहीं कर सकता है, उसका प्रयोग करें और सेना की सुरक्षा को बचाए रखें और बनाए रखें। एक अंतिम बात, इस वीडियो को समाप्त करने से पूर्व बात करूंगा मैं एयर स्ट्राइक की। वह एयर स्ट्राइक जो बदला लेने के लिए की गई थी, और बदला इस प्रकार लिया गया कि घर में घुसकर किसी को कैसे दहाड़ा जा सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सेना में देखने को मिला। मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। इतिहास के उस महान योद्धा की बात कर रहा हूं जो किसी के घर में घुसकर उसको परास्त ही नहीं करता है, अपना मित्र भी बनाता है। और ये भारतीय सेना ही है कि युद्ध में परास्त हुए सैनिकों को भी मित्र बनाने की क्षमताएं रखती है। इसीलिए जब कभी आप सैनिकों के, मैं सैनिकों के डिटेंशन सेंटर में भी गया हूं, टॉर्चर रूम में भी गया हूं, देखा है उनको 2015-16 के मध्य में कि किस प्रकार से सैनिकों को रखा जाता है। और ये मेरा लक ही कहिएगा, 2013 में मैं पाकिस्तान के काबुल भी गया हूं, वहां के भी सेना के हालात को देखे हैं मैंने। अफगान तक मैं गया हूं जब कुछ समय के लिए मीडिया में काम करता था। सैनिकों के सच को जानना हो तो आप उस जगह को समझिए जहां सैनिक रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, किन संसाधनों के साथ रहते हैं। लेकिन हम लोग घर में बैठे बैठे एक रिमोट के माध्यम से चैनल बदलते जाते हैं। सेना के कामकाज पर, सैनिकों पर हम सवाल खड़ा कर देते हैं। आपके परिवार में यदि कोई सैनिक है तो आप थोड़ी गंभीरता को समझ सकते हैं, लेकिन आप छात्र हैं, आप राजनेता हैं, अभिनेता हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी पद से संबंध रखते हैं, सेना के कामकाज पर टिप्पणी करने से पूर्व सेना के कामकाज को पहले समझिए उस -40 डिग्री के टेम्परेचर को, जहां सैनिक खड़ा है 4 फीट की बर्फ के अंदर खड़ा है। उस गंभीरता को भी समझिए कि जहां 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, जहां मांस के साथ साथ हड्डियां भी गल जाती हैं, वहां सैनिक खड़ा है। तब आप टीका टिप्पणी कीजिए। सैनिक दिवस मनाइए, विजय दिवस भी मनाइए, लेकिन जो राजनेता, जो अभिनेता और जो सेलिब्रिटी, चाहे फिल्म जगत के हों, धारावाहिक जगत के हों, एडवर्टाइजमेंट जगत के हों, किसी भी मुल्क के हों, यदि वो सेना पर राजनीति करता है उसका करिए बहिष्कार। मेरा धर्म से संबंध नहीं है, जो भी सेना का सम्मान नहीं करता है। इसीलिए शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी की बात से अंत करूंगा और आर्थिक पहलू के साथ अंत करूंगा। अच्छा लगा है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और यह वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर भी मिल जाएगा। जो लोग देर से जुड़े हैं, याद रखिएगा, पूरा वीडियो मेरे YouTube चैनल पर बिना एडिट के साथ आपको मिल जाएगा अगले वीडियो समाप्त होने के 15 मिनट के बाद। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शास्त्री जी ने कहा था कि देश की सेना यदि मजबूत नहीं है और हम पे आर्थिक स्थिति की कमी है तो देश के नागरिकों से मेरा आह्वान है, जो दिल्ली के रामलीला मैदान से करते हैं आह्वान, कि हमें अपने भोजन में कटौती करनी होगी, हमें अपनी आर्थिक स्थिति में कटौती करनी होगी। इसीलिए मैं देश के नागरिकों से अपील करता हूं कि प्रत्येक सोमवार को हर नागरिक देश का 1 दिन का उपवास रखे, और जो उपवास रखेगा और जो अनाज हम सेव करेंगे वह सारा अनाज सेना के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि सेना को युद्ध के समय हथियार और अनाज दोनों की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि इन दोनों ही परिस्थितियों के अभाव में आप ना युद्ध जीत सकते हैं, ना युद्ध लड़ सकते हैं, ना ही युद्ध की सोच सकते हैं। तो अटल बिहारी जैसे सोच, जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे मुख्यमंत्रियों को देश की तलाश है। उम्मीद करता हूं कोई अच्छा मुख्यमंत्री, कोई अच्छा प्रेसिडेंट, कोई अच्छा राष्ट्र, कोई अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा तो देश की सम्मान के लिए शहीद होने वाले सैनिकों को वह छूट दे सकेगा कि सेना के सामने यदि कोई सेना के परिवार के लिए, सेना के लिए, और सेना से मतलब मेरा वायु सेना, जल सेना, थल सेना, सभी सेनाएं हैं, वह रोड पे खड़ा हुआ एक डीटीसी का कंडक्टर भी है, कांस्टेबल भी है और ट्रैफिक सिग्नल का हवलदार भी है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी का सम्मान करें। जहां मिले, जहां दिखे उनको सल्यूट करें, जहां दिखे ऐसी स्थिति है उनको सीट दें, उनको सम्मान दें। हम उनको कर्ज के बदले कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन सम्मान जरूर दे सकते हैं। देश के राजनेता सम्मान नहीं देते हैं, आप भी जानते हैं।
देश के नेता सम्मान नहीं देते हैं, ये दोनों लोग सम्मान तभी देते हैं जब इनका आर्थिक लाभ होता है, जब इनको अपनी सेल्फियां खिंचवानी होती हैं इन साले हरामखोरों को। इन साले हरामखोरों को जब अपने प्रचार करना होता है चुनावों का तो सेना का इस्तेमाल करते हैं, और जब इनको चुनाव जीतना होता है तो अपनी सुरक्षा के नाम पर सैनिकों को तैनात करते हैं। क्यों अपने परिवार के लोगों को तैनात नहीं करते अपनी सुरक्षा के लिए? क्यों सांप्रदायिक माहौल को खराब होने पर आप देश के युवाओं से कहें ना कि जाके माहौल बनाए उसके अंदर? क्यों सेना के जवानों को आप बुलाते हैं? आपको जवान चाहिए जनाब सुरक्षा के नाम पर, लेकिन मरने के बाद और जीते जी आप सम्मान नहीं देना चाहते हैं देश के जवानों को। अगले 30 सेकंड में वीडियो करूंगा समाप्त। जिन्होंने भी देखा, वीडियो को पसंद किया, उनके लिए तहे दिल से सलाम और जय हिंद जय भारत। मैं किस नारे को लगाता हूं भूल जाइएगा कि मैं जय भीम बोलता हूं, लाल सलाम बोलता हूं, वंदे मातरम बोलता हूं, या फिर मैं भारत माता की जय बोलता हूं, क्योंकि मेरे मजहब को इसीलिए मैंने अपने नाम में सरनेम लगाना छोड़ दिया है। आप मुझे दशकंठी समझें, वेला समझें, देशद्रोही समझें, जो समझना है समझ लें, लेकिन सबसे पहले मुझे आप एक भारतीय समझें, एक हिंदुस्तानी समझें। तो वीडियो को आपने देखा, पसंद किया। कल अर्थात है 27 जनवरी, क्षमा कीजिए 27 जुलाई है, कल एक और फेसबुक लाइव करूंगा। एक ऐसे संत, एक ऐसे समाज सुधारक जिसने देश में 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के इतिहास को बदल कर रख दिया और देश की उस समय की सत्ता के तानाशाही रवैये को चुनौती दी अपने कलम के माध्यम से। उस कलम के संत की मैं बात करूंगा कल शाम को 5 बजे से। मेरे उस फेसबुक को लाइव को पसंद करें। किस संत के विषय में बात करूंगा उसकी सूचना आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी कुछ ही मिनटों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो करता हूं समाप्त विजय दिवस की और उस कारगिल दिवस की आपको पुनः शुभकामनाएं। खुदीराम बोस को याद रखते हैं तो आप मंजीत सिंह को भी याद रखिएगा। यदि कोई 16 साल में शहीद होता है आपको याद है, कोई 16 साल में क्रिकेट खेलता है तो आपको याद है, तो देश का सबसे कम उम्र का 18 साल कुछ महीनों में प्राप्त करने वाला परमवीर चक्र विजेता गगनजीत सिंह भी आपको याद होना चाहिए। यदि आपको अपना इतिहास ही नहीं पता होगा तो अपने बच्चों का भविष्य आप नहीं बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सलाम।